तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का लास्ट पेपर 11 अप्रैल को है, तो उसी के क्रम में हम आपको केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद करके जाना। अगला प्रश्न आता है, लिखा है किसी क्रिस्टल के एकक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात हो तो उसका घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, अथवा क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है, संबंधित सूत्र लिखिए, अथवा यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोशिका की विमाएं ज्ञात हैं तो क्या आप उसके परमाणुविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होता है घनत्व का, वो होता है D बराबर Z गुणित A³/Na। Na होती है आवोगाड्रो संख्या। अगला प्रश्न है, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। पोटेशियम का परमाणु भार 39 आपको दिया गया है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का एक न्यूमेरिकल है। तो आप लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना, क्योंकि आपके जो पेपर में है कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे विलयन चैप्टर में 4 विधियाँ पढ़ी होंगी। पहली कौन सी, मोलरता, दूसरी मोललता, तीसरी नॉर्मलता और चौथी मोल प्रभाज। तो आपको इन चारों विधियों की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिख देना है। अगला प्रश्न है, कुलराउस का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा कुलराउस के नियम को समझाइए, अथवा कुलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोग याद अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अथवा है अर्ध सेलों का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। तो ये 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो अगला प्रश्न है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। अगला प्रश्न इसी का अथवा है, शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप लोग अवश्य याद कर लेना। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो पिछला जैसा प्रश्न था उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए तथा आणविकता किस प्रकार भिन्न है, एक उदाहरण देकर समझाइए। अथवा है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में
क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रश्न है, उदाहरण देते हुए रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो आप लोग इस प्रश्न को भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक का डेरिवेशन करना है। तो आप लोग इस डेरिवेशन को अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है, यह क्यों होता है? अथवा टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग टिंडल प्रभाव, स्कंदन, ये सब प्रश्नों को अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? निम्नलिखित विलयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम कारण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ पे उत्तर भी लिख दिया गया है कि हार्डी-सुलजे नियमानुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता के बढ़ने से कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता बढ़ती है। फिर अगला प्रश्न इसी में है, नीचे प्रश्न नंबर 13, स्कंदन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हार्डी-सुलजे नियम, स्कंदन क्या है और टिंडल प्रभाव, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्क्रमणीय कोलाइड और अनुत्क्रमणीय कोलाइड में आप लोग अंतर अवश्य याद कर लें। उसी के क्रम में यहाँ पे और भी प्रश्न दिए गए हैं अथवा में, जैसे ये वाला अथवा है, निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही साल में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्रव विरोधी और द्रव स्नेही साल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। किन किन गुणों के आधार पर? तो फर्स्ट पॉइंट है श्यानता, सेकंड पॉइंट है विद्युत अपघट्य का प्रभाव, थर्ड पॉइंट है पृष्ठ तनाव और फोर्थ पॉइंट है विद्युत आवेश। ठीक। अगला प्रश्न है, विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइड विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए। कोलाइड विलयन के शोधन का आपको सचित्र वर्णन करना है, किस विधि द्वारा? विद्युत अपोहन द्वारा। अगला यानी कि इसी का अथवा प्रश्न है, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपके पास 4 प्रश्न हैं और ये चारों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी टिप्पणियों को आप लोग अवश्य तैयार कर लें पेपर से पहले। पहला पॉइंट है हार्डी-सुलजे नियम, दूसरा पॉइंट है स्वर्ण संख्या, तीसरा पॉइंट है पेप्टीकरण और चौथा पॉइंट है विद्युत कण संचलन। देखो ये तुम्हारे कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में तैयार करके अवश्य जाएं। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब आपने अमोनिया के निर्माण की कई विधियां पढ़ी होंगी, उसमें से आपको हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण याद अवश्य कर लेना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक। अथवा वाला प्रश्न है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, AgCl के साथ में और क्लोरीन के साथ में और CuO के साथ में। ठीक। तो ये प्रश्न भी आप सभी लोग अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न आपका है नाइट्रिक अम्ल से, तो आप लोग नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवोल्ड तनुता विधि को अवश्य तैयार कर लेना और इसके रासायनिक गुणों को भी तैयार कर लेना। ठीक। इसमें एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल में
नाइट्रेट मूलक NO3- का परीक्षण कैसे करेंगे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए तथा प्रमुख उपयोगों को लिखिए। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं जैसे हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसें। अगला है हीलियम गैस की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। ये सब तुम्हारा प्रश्न जो है हीलियम या नियान या आर्गन, देखो उसी सब लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या है अथवा संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? तो आप लोग संक्रमण के तत्वों को भी परिभाषा याद कर लेना। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो लैंथेनाइट तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ये लिखा गया है, जीनान एक्सी क्या होता है? जीनान 4F1 1 से 14, F1 कितने 1 से 14, 5D076 6S2, मतलब F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और D कक्ष में 0 से 1 और S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका लैंथेनाइट संकुचन होता है उस पर आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। और भी यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए और अपने बुक से इन प्रश्नों को छांट करके याद अवश्य कर लें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मंडे को है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करके जाएं, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो अगला प्रश्न है, उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा लिखिए और CONH3 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा लिखनी है, फिर जो आपको यहाँ पे एक तत्व दिया गया है मतलब यौगिक, उसमें आपको कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन इसी का दिया है अथवा में कि समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो उपसह संयोजन संख्या और समन्वय संख्या दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो अगला प्रश्न है, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए तथा निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 2 यौगिक दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पे IUPAC नाम इनके लिखने हैं। और इससे पहले आपको वर्नर सिद्धांत की जो धारणाएं हैं मतलब जो उनकी कंडीशंस हैं उनका वो आपको यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख देना है। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है उसकी क्रिया आपको हैलोजन के साथ करानी है, नाइट्रीकरण के साथ करानी है, सल्फोनीकरण के साथ करानी है और फीडल क्राफ्ट के साथ करानी है। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक से इन सभी रिएक्शंस को अवश्य पढ़ लें। अगला प्रश्न है, सैंड मेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए अथवा सैंड मेयर अभिक्रिया का क्या उपयोग है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए समझाइए अथवा सैंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, वुड्स अभिक्रिया अथवा वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिन पर आपको टिप्पणी पूछी जाएंगी कि वुड्स अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए या केवल फिटिंग अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया और हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको आपके बुक अवतार में मिल जाएंगे, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अवतार से अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है समझाइए। जो आपका फिनाल होता है C6H5OH वो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है आपको यहाँ पे समझाना है अथवा फिनाल की अम्लीयता पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो आपका डाई एथिल ईथर होता है C2H5O डाई एथिल ईथर, इसके बनाने की आपको एक विधि लिख देनी है, उसका रासायनिक समीकरण। अथवा है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रिया के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न आपका है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए और समीकरण भी दीजिए। तो आप लोगों को प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला कोई भी एक रासायनिक परीक्षण याद कर लेना है। उसमें भी देखो यहाँ पे कई अथवा प्रश्न लिखे गए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को भी ध्यान से देख लीजिए और जहाँ भी इन प्रश्नों के उत्तर मिले वहाँ से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न आपका है एथिल अल्कोहल से कि एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और किसी प्राथमिक अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो यही आपके प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगले आपके कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। ये रिएक्शन अभी आपकी कक्षा 10 का जब साइंस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जितनी रिएक्शंस दिख रही हैं इन सभी रिएक्शंस को अपनी नोटबुक से तैयार कर लेना, ठीक। अगला भी आपको रिएक्शंस ही हैं, कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताई गई हैं, तो इनको भी आप लोग अवश्य तैयार कर लें। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन प्रश्नों को ढूंढ करके तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और PCl5 पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आपको एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन अवश्य तैयार कर लेना है। फिर आपके पास यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक से तैयार कर लें। अगला है आपकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, मतलब टिप्पणी। एल्डाल संघनन क्या होता है, टिप्पणी लिखिए। कैनजारो अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। HVZ अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। इसी प्रकार उदाहरण द्वारा वुलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया को, यही HVZ का फुल फॉर्म होता है, समझाइए। क्लीमेंसन अपचयन, विकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण और स्मिट अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न है कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। कितने समूह, 5 OH समूह हैं। तो ये आपको कैसे बताओगे कि जो आपका एल्कोहल मतलब ग्लूकोज होता है उसमें OH 5 कैसे होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे एक इसकी रिएक्शन देनी है, ठीक। अगला प्रश्न है टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। जो आपका टॉलेन अभिकर्मक है वो क्या होता है, ग्लूकोज के साथ इसकी आपको एक रासायनिक समीकरण लिख देना है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना नॉलेज हो सके उतना आपको याद करके जाना है। इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न इसी का अथवा का दिया है मोनोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है कि मोनोसैकेराइड
डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ग्लूकोज तथा स्टार्च में किस प्रकार विभेद किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रश्न ये है कि ग्लूकोज और स्टार्च में आप विभेद मतलब पहचानोगे कैसे कि ग्लूकोज कौन सा है और स्टार्च कौन सा है। अगला प्रश्न है तुम्हारा, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, इसके स्रोत तथा इसकी कमी से होने वाले रोग लिखिए। अथवा क्वेश्चन यानी कि इसका थर्ड क्वेश्चन है, ग्लूकोज में CHO मतलब एल्डिहाइड समूह होने के अतिरिक्त यह सिर्फ परीक्षण नहीं देता, ना ही सोडियम बाईसल्फाइड तथा अमोनिया से क्रिया करता है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे ग्लूकोज वाले जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी को अवश्य पढ़ के जाना है। अगला इसी का अथवा वाला प्रश्न है, डीएनए संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो डीएनए होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करता है। तो ये थी तुम्हारी अंतिम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का अंतिम प्रश्न। यदि आप लोग केवल इतने प्रश्नों को ही तैयार कर लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में 70 में से 60 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने आपको फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए थे जिसमें से आपको कम से कम 50 नंबर के ऐसे प्रश्न आए थे जो हमारी वीडियो से आए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करें यदि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है केमिस्ट्री में, जिससे आपके केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो मिलते हैं हम आपको फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ में, क्योंकि ये आपसे आपका जो है लास्ट वीडियो होगा आपकी सिलेबस का, क्योंकि अब तो आपका इंटर हो जाएगा। अब आपको कोई अदर सिलेबस पढ़ना है, जैसे BA हो गया, BSc हो गया। तो मिलते हैं हम आपको फिर कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।